सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सभी ने जिन विद्यार्थियों ने कॉपियां नहीं खरीदी है, किताबें नहीं ली है, वो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी अपनी किताबें कॉपियां खोल ले लें, विद्यालय से प्राप्त कर लें। और क्लास में पढ़ते समय, ऑनलाइन क्लास में पढ़ते समय आपके पास में किताबें होनी चाहिए और कॉपी भी होनी चाहिए। देखिए, आपको मैंने पहले के वीडियो में संस्कृत रीडर की बुक पढ़ाई थी, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया था। आपको संस्कृत के लिए 2 कॉपियां बनानी है, एक संस्कृत रीडर की, एक दूसरी संस्कृत ग्रामर की। जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत ग्रामर का फर्स्ट जो चैप्टर है, संस्कृत में संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण के अंदर जो पहला चैप्टर आपके है वह है संस्कृत वर्णमाला। इसके अंदर आपको ये कार्य आपको संस्कृत ग्रामर की कॉपी में ही वर्क करना है। जो आपको यहाँ पहले आप ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाए उसे ध्यानपूर्वक समझना है। उसके बाद में अपने स्वयं को रफ नोटबुक में पहले उसको उतारना है, उसके बाद में आपको फिर कॉपी में कार्य करना है। जो भी होमवर्क आपको संस्कृत ग्रामर का मिलेगा उसको आपको संस्कृत ग्रामर की ही कॉपी में कार्य करना है। अब देखिए, संस्कृत वर्णमाला आपको अपन को पढ़नी है, तो संस्कृत वर्णमाला पढ़ते समय सबसे पहले अपन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज्ञान भाषा तथा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भाषा और व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होगा तो ये अपन संस्कृत वर्णमाला की ओर आगे चलेंगे। देखिए, भाषा, सबसे पहले भाषा का ज्ञान प्राप्त करते। भाषा होती क्या है, किस प्रकार, इस भाषा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इनके कितने भेद होते हैं, व्याकरण क्या है, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सभी बातों का ज्ञान अपन इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले भाषा। प्राचीन काल में कभी मनुष्य के पास में कोई भाषा नहीं थी। धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, सांकेतिक भाषा का विकास हुआ। मनुष्य जब भाषा का प्रयोग करने लगा, अपने विचारों के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने लगा, तो उसे भाषा कहते। क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्र में कम सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर, बड़े स्तर पर, थोड़ा बड़े स्तर पर बोली जाने वाली भाषा को राज्य भाषा, और संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। तो हमारी सब जो अपनी भाषा है, हमारे भारत देश की जो भाषा है, राजस्थान की जो भाषा है, वो है सबसे पहले हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी को माना गया। अब देखिए, भाषा को जानने से पहले, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या, एक सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी है, निश्चित है दूसरे व्यक्ति से आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं कि जानवर होते तो दूसरे जानवर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनुष्य बुद्धिजीवी है, समाज में रहने वाला है, इसलिए हर व्यक्ति से एक दूसरे से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है भाषा की, जिसे मनुष्य आसानी से सीख जाता है। भाषा को मनुष्य दूसरे के बात करने से, अपने विचार को व्यक्त करने से इस भाषा को सीख जाता है। भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा की परिभाषा आपको बता देता हूं। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और तथा विचारों को
विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट करता है। तथा दूसरों के विचारों को सुनता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ध्यान से सुनिए, भाषा क्या है, भाषा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। मनुष्य बात करता है, सीख जाता है। कोई भी व्यक्ति, बालक हो चाहे व्यक्ति हो, अपन किसी भी भाषा को सीखना बहुत ही सरल है। भाषा सीखना बहुत ही सरल है। किसी भी भाषा का कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका उच्चारण कर रहा है, अपन उसका अनुकरण करेंगे, उसके बाद में उसी का अनुकरण करेंगे, पीछे बात में उसी का उच्चारण करेंगे, तो भाषा को अपना ज्ञान हो जाएगा, अपन भाषा को अच्छी तरह बोल सकते। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने जो मन के भाव होते हैं, अपने मन के जो भाव हैं, जो विचार है, उनको एक दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं। अपने मन को बोल करके, विचारों को बोल करके, लिखकर, संकेतों के द्वारा किसी भी प्रकार से अपने विचारों को दूसरों के समझ में आ जाए, इस प्रकार से वो अभिव्यक्त कर देते हैं। और दूसरों की बातों को, दूसरे के विचारों को जब सुनते हैं या सुना जाता है, तो उसे भाषा, दूसरों के विचारों को सुनते हैं तो उसे भाषा कहते हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा के कितने भेद होते हैं? देखिए, अपनी संस्कृत भाषा में भाषा के 3 भेद बताए गए। हिंदी में भी 3 ही प्रकार के भेद होते हैं। भाषा के 3 प्रमुख रूप से भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भाषा के 3 प्रमुख रूप से भेद होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला आता है मौखिक भाषा, दूसरा आता है लिखित भाषा, तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। इससे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लिए कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि भाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मनुष्य अपने विचार को दूसरों तक, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के कार्य में असमर्थ था। तो धीरे धीरे जब भाषा का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ हो गया और अपने विचारों को दूसरों को समझाने की उसने कोशिश की कि मैं ये चीज, मेरे को चीज की आवश्यकता है, मैं आपको ये ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं, या मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रमुख रूप से 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले अपन मौखिक भाषा में चलते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह होती, देखिए, मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने
विचारों, अपने मन के विचारों को तथा भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जब मौखिक भाषा किससे कहते हैं? जब अपन या आप लोग सभी जो बोल करके अपने मन के जो भाव होते हैं, वो विचारों को बोल करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जिसे अपन कहते हैं भूख लग रही है, भूख लगने के लिए क्या कहते हैं अपनी माँ से कि हमें भूख लग रही है। जब बोल करके प्रकट कर रहे हैं, या पढ़ाई करनी हो कि मुझे पढ़ना है या मुझे खेलना है, मम्मी मुझे खेलने के लिए जाना है, पापा मुझे खेलने के लिए जाना है, इन भावों को विचारों को जब अपन प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, तो उसे जो बोल करके प्रकट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। जब मनुष्य बोल करके अपने मन के विचारों को तथा भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपके आती है 6 नंबर पे लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा में देखिए, लिखित भाषा में जब मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा लिखित भाषा किससे कहते हैं? जब व्यक्ति या मनुष्य अपने जो मन के भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वो लिखकर किसी कागज पर, किसी पन्ने पे, कहीं पर भी लिखकर विचारों को जब एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं जाता हूं। यहाँ देखिए मैं जाने का कार्य कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ किसी से कि मैं जाता हूं, मैं बोल नहीं रहा, बिना बोले किसी को कहना चाहता हूं। अगर बिना बोले किसी को बताना चाहें तो कैसे बताएगा? लिखकर बताएगा। जो लिखने का जो तरीका होता है, जो अपन लिखते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। अब देखिए तीसरे नंबर पर आपके आती है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। तीसरे नंबर पे सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा देखिए कौन सी होती है सांकेतिक भाषा? जब मनुष्य
अपने मन के भावों तथा विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब देखिए सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब किसे कहते हैं? आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा होगा कि वह बिना बोले बीच में ट्रैफिक कैसे हल करता है, अपने हाथों के इशारों के द्वारा कि इधर से इधर जाना है या इधर से इधर के वालों को इधर जाना है। जैसे 4 बार बत्तियों पर आपने देखा होगा कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस होती है वो अपने संकेतों के माध्यम से विचारों को प्रकट करता है। एक गूंगे व्यक्ति को भी आपने देखा होगा जो बिना पढ़ा लिखा हो, ये अक्ष भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वह भी भूख लगने पर, प्यास लगने पर किस प्रकार से अपने संकेतों के माध्यम से वो बताना चाहता है कि मुझे भूख लग रही है, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। फिर से इसका रिपीट कर देता हूँ, तीनों का मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इनको आपको उतार भी लेना अपने रफ नोटबुक में। देखिए मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने मन के विचारों को या मन के भावों को एक दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जो बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा आता है लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा आता है सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सांकेतिक भाषा। अब अपन को भाषा का ज्ञान हो गया कि अपन भाषा तो अपन सीख गए, लेकिन भाषा को सीखने के साथ ही अपन को ये भी याद होना चाहिए कि अपन भाषा तो सीख गए कि कौन कौन सी भाषा होती है, इस प्रकार से हम भाषा का ज्ञान करा सकते हैं या अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन भाषा को कुछ लिखने के जो चिन्ह होते हैं, लिखने का जो तरीका होता है, लिखने की कुछ परिभाषा, कुछ वो होंगे जिनको क्या कहते हैं, उसके बारे में अभी अध्ययन करने वाले हैं। देखिए भाषा अपन को ज्ञान हो गया, भाषा के बाद में भाषा को लिखने की कोई लिपि तो होगी, कुछ चिन्ह तो होंगे ना, उसके बारे में ज्ञान करती थी लिपि। जब भाषा का ज्ञान हो गया तो भाषा के लिखने के कुछ चिन्ह होंगे या कुछ तरीका होगा। किसी भी भाषा को, अब भाषा है, भाषा को लिखने के कुछ चिन्ह होते हैं या कुछ तरीके होते हैं जिनके द्वारा अपन भाषा को लिख सकते हैं। देखिए भाषा के लिपि किसे कहते? भाषा के लिखने के जो ढंग होते हैं, कुछ जो चिन्ह होते हैं उसे लिपि कहते हैं। देखिए भाषा के लिखने के ढंग या चिन्हों को लिपि कहा जाता है। चिन्ह को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के जो चिन्ह होते हैं, जो भाषा का लिखने का जो तरीका होता है उसे अपन लिपि
कहते हैं जैसे कोयल गा रही है, जैसे कोयल गा रही है। ये आपकी जो वाक्य है, इस वाक्य को हिंदी में कहा गया है, हिंदी में लिखने का ढंग है किसका है, हिंदी में। इसी प्रकार संस्कृत में इसको कहा जाए तो कहा जाएगा पिक है गायती ही, पिक है गायती, कोयल गा रही है। इसको संस्कृत में कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, संस्कृत में। जो वाक्य है इसको संस्कृत में लिखने का ढंग है, यही क्या है, लिखने के ढंग है या चिन्ह है जिनके द्वारा पर किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। अपने देश में, विश्व में, संसार में कई प्रकार की भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, क्योंकि एक ही भाषा की नहीं है कि एक ही भाषा की एक ही लिपि के द्वारा सभी भाषा को लिखा जा सकता हो, ऐसा तो नामुमकिन है। क्योंकि प्रत्येक भाषा की जो लिखने के जो चिन्ह होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। इस प्रकार कई भी भाषाओं के एक लिपि भी हो सकती है या दो भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, लेकिन सभी भाषाओं की एक लिपि नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार पर ध्यान देंगे कि भाषा अपने यहाँ पर सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा सब लोग पढ़ते हैं। भाषा, ये तो आपकी भाषा हो गई, ये आपकी लिपि हो गई। ये क्या हो गई, आपकी लिपि हो गई। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, उर्दू भाषा, अब देखिए आपके सामने भाषाएं हैं, इनकी जो लिपि है वो कौन कौन सी आपको बता देता हूं। हिंदी की भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी भाषा है। कौन सी, देवनागरी। संस्कृत की भाषा है देवनागरी। देखिए दोनों की, संस्कृत की और हिंदी की भाषा देवनागरी है। आगे देखते हैं अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। बंगाली की बंगला लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। समझ में आ गया। देखिए आपको लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने के जो ढंग होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको लिपि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जिससे कोयल गा रही है, हिंदी में लिखा है, हिंदी में इसको हिंदी लिपि में लिखा गया है, इसलिए हिंदी वाक्य है। और पिक है गायत्री, संस्कृत में है, इसे संस्कृत वाक्य है तो ये संस्कृत में लिखा गया। देखिए इस प्रकार हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं होती है, प्रत्येक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, क्योंकि प्रत्येक भाषाओं की, यानी जितनी भी भाषा अपने विश्व के अंदर है, उन्हें विश्व की सभी भाषाओं की एक लिपि हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक या दो भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, जैसे अंग्रेजी की और रोमन की जो लिपि होती है वो एक जैसी होती है। अंग्रेजी की भी रोमन लिपि होती है, रोमन जो भाषा है उसकी भी रोमन लिपि होती है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। भाषा लिपि, भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू। देखिए हिंदी भाषा की देवनागरी भाषा है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि, पंजाबी की
गुरुमुखी है और बंगाली की बंगला लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए इनको उतार लें। अब आता है लिपि का ज्ञान हो गया। देखो कौन कौन सी लिपि। अब सबसे पढ़ते हैं व्याकरण। अपन व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अपन को भाषा का ज्ञान हो गया है तो हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें भाषा का तो ज्ञान हो गया, लेकिन भाषा शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं, शुद्ध पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें भाषा की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भाषा, जो भाषा होती है वो लक्ष्य होती है। भाषा क्या है, लक्ष्य होती है। व्याकरण को लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्षण। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्ष्य कौन कौन से हैं। किसी की भी सुंदरता का वर्णन करेंगे, किसी की भी, तो अपना लक्ष्य तो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसका जो लक्षण है, वहां तक पहुंचने का जो कार्य है, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं या उसके लक्षणों के बारे में जाने, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो अपन उसको लक्षणों से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार भाषा तो व्यक्ति, वो भी बालक हो या व्यक्ति हो, भाषा को सरल तरीके से सीख जाता है, अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। लेकिन वो भाषा पर जो सीख रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, बोलने में भी अशुद्धि हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि लिखो दिन, लिख देते हैं दिन। अब एक व्यक्ति को भाषा को दिन दिन में अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि मुझे दिन लिखना है या दिवस लिखना है। अगर उससे कहा जाए दिवस लिखो, वो लिख देगा दिवस, वो लिख देगा दिवस, क्योंकि स और स में उसको फर्क पता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे व्याकरण का ज्ञान आवश्यक, व्याकरण का ज्ञान नहीं है। जब उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा तो शुद्ध रूप से वो शुद्ध लिखेगा, दिन को दिन लिखेगा और दिवस को दिवस लिखेगा। कब ज्ञान होगा, जब उसे व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी वह शुद्ध और अशुद्धता का ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि भाषा को व्यक्ति जल्दी से जल्दी अति शीघ्र सीख जाता है। बालक जिस प्रकार अपने 3 साल के बालक या 4-5 साल के जो बालक होते हैं, घर पर भी उसको बोंडापन सिखा देते हैं, लेकिन उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, व्याकरण का ज्ञान नहीं होता कि वो शुद्ध बोल रहा है या अशुद्ध बोल रहा है। तो हमें उसे शुद्ध ये वो बोल रहा है या शुद्ध लिखना है, तो उसे व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। किसका ज्ञान होना आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा के अंदर देखेंगे, व्याकरण की परिभाषा व्याकरण की परिभाषा ध्यान देंगे, किसी भी भाषा के शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।
कहा जाता है। देखिए व्याकरण की परिभाषा किसी भी भाषा के शब्दों को तथा वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अब देखिए इसकी दूसरी परिभाषा भी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य या हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, सीखते हैं। समझ गए कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य या हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। जब तक अपन को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो अपन शुद्ध न तो बोल सकते हैं, शुद्ध न लिख सकते हैं। जिससे आपने फर्स्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें भी आपने देखा होगा 6th क्लास वाले बच्चों ने कि जो अपने संस्कृत पढ़ा था उनके समझ में ही नहीं आया होगा, या तो पहली बार कि अपने संस्कृत ये सब्जेक्ट कौन सा आ गया, अपने तो कभी ऐसा उच्चारण कभी किया ही नहीं है। तो वहां पर भाषा व्यक्ति है हर तरह से सीख जाता है, क्योंकि बच्चा भी भाषा को सीख जाता है, किसी भी भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है, लेकिन उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। वो शुद्ध लिख रहा है, शुद्ध पढ़ रहा है, शुद्ध बोल रहा है। इसके लिए हमें व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अभी जो चैप्टर इसमें जो हुए हैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूं, जो आपको स्वयं को अपने कॉपी के अंदर करना है। देखिए आपको ज्ञान देना है अभ्यास प्रश्नों पर, आपका रिवाज भी करवाया जाएगा, वापस आपको बताया जाएगा अभ्यास प्रश्न है। इसके अंदर सबसे पहले अभ्यास प्रश्न जो भाषा और व्याकरण है इसके टॉपिक के परिवार प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक में दूसरा प्रश्न बनता है भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? नाम लिखो, नाम लिखो। तीसरा आता है, तीसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन इसमें बनता है कि हिंदी, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? और पांचवा क्वेश्चन बनता है व्याकरण किसे कहते हैं?
इसे कहते हैं या व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता क्यों है। अथवा इसका भी लिख सकते हैं, अथवा में क्वेश्चन बनता है व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। इन सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको जो अभी करवाया गया है। देखिए भाषा किससे कहते हैं, रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको भी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। भाषा किससे कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाषा होती है, बोलो। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तीसरा आता है क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं। जब अपने मौखिक लिखित भाषा का ज्ञान हो गया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब मनुष्य अपने भावों को, अपने विचार को बोल करके एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किससे कहते हैं, लिखित भाषा उससे कहते हैं जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जब मनुष्य संकेतों के द्वारा उसे समझाया जाता है, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तीसरा आता है लिपि किसे कहते हैं, जब अपन को भाषा का ज्ञान हो गया है तो भाषा के लिखने के कुछ चिन्ह होंगे या कुछ तरीका होगा, कुछ ढंग होगा। जो ढंग होते हैं, जो तरीका होते हैं, जो चिन्ह होते हैं उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और लिपि हिंदी, अंग्रेजी सभी अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। कौन सी है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है। कौन सी, रोमन लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, बताइए। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। कौन सी, देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि हाथ से लिपि है। कौन सी है, हाथ से लिपि। अब व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता क्यों है। देखिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि भाषा को है व्यक्ति आसानी सरल तरीके से समझ जाता है, लेकिन समझने के बाद उसको बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ने के लिए हमें व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण शास्त्र, व्याकरण किसे कहते हैं, किसी भी भाषा के शब्दों के या वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। आपकी जी समझ में आ गया होगा कि व्याकरण शास्त्र किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। अर्थात आपको भाषा तथा व्याकरण का ज्ञान आपको मालूम हो गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। हाँ, आपको ये क्वेश्चन है जो आपको फेयर कॉपी में कर लेने है, और जो भी आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो परिभाषा, डेफिनेशन जो लिखवाई गई है उन डेफिनेशनों को आपको अपने पहले रफ नोटबुक में नोट करेंगे, उसके बाद में फेयर कॉपी में शुद्ध रूप से नोट करेंगे। ओके, धन्यवाद।